हेलो गाइस, पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि एलिस जो है उस जो र्यून की अपनी बॉस होती है वो जिनहुक पर हमला कर देती है ये बोलते हुए कि तुम्हें बीच में बोलने का कोई हक नहीं है। और एलिस का ये अटैक जिनहुक को लगता हुआ ज़मीन पर नीचे टकरा जाता है, जिससे ज़मीन में एक छोटा सा छेद हो जाता है या फिर दरार आ जाती है। टेरिसा जिनहुक से पूछती है क्या तुम ठीक हो, लेकिन जो जिनहुक होता है वो उसकी तरफ ध्यान नहीं देता है और एलिस की तरफ सर झुका के बोलता है जी मैम, मैं समझ गया। फिर जिनहुक एलिस से बोलता है कि आपका जो हुक्म है वो मैं मानता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आपको कुछ देने वाला हूँ, पहले मेरी बात सुन लीजिए। तभी जिनहुक अपने घुटनों पर बैठ जाता है और बोलता है कि मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ दूंगा जो खून से भी ज़्यादा अच्छी है। जिनहुक को ऐसा करता देखकर टेरिसा शॉक हो जाती है और पूछती है जिनहुक ये तुम क्या कर रहे हो। फिर एलिस बोलती है कि क्या ऐसी कोई चीज़ जो खून से भी अच्छी है। फिर एलिस बोलती है कि बच्चे तुम्हारी ये टेक्निक मुझ पे नहीं काम करेगी, क्योंकि मेरे लिए खून से ज़्यादा ज़रूरी कुछ भी नहीं है अब तक। तुम चाहे मुझे कुछ भी ऑफ़र कर लो, लेकिन मेरा जो निर्णय है वो नहीं बदलने वाला। क्या तुम इस बारे में पक्का श्योर हो? अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हें दिला सकता हूँ आज़ादी। तभी जिनहुक की ये बात सुनकर एलिस बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और बोलती है क्या कहा तुमने, आज़ादी? लेकिन हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर खड़े सभी मॉन्स्टर गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये वर्ड यहाँ पर यूज़ करने की, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा इंसान कहीं के। लेकिन फिर एलिस अपना हाथ ऊपर करती है और सभी को शांत होने के लिए बोलती है और सब लोग शांत हो भी जाते हैं। फिर एलिस जिनहुक की तरफ बहुत ही ज़्यादा गुस्से में देखते हुए बोलती है कि तुम। फिर जिनहुक बोलता है कि अगर मैं इस चीज़ की जिम्मेदारी नहीं ले सकता तो पहली बात मैं यहाँ पर आता ही नहीं। फिर एलिस बोलती है कि तो फिर जिम्मेदारी लो इसकी। फिर जिनहुक अपने हाथ में एक मास्क निकालते हुए बोलता है कि मेरा नाम है कैंग जिनहुक और मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ डिमोनिक ह्यूमन का, जो कि अपने टावर में रहते हैं, और मैं आपको इस जगह से आज़ाद कर सकता हूँ। फिर हमें डिमोनिक ह्यूमंस के बारे में बताया जाता है जिन्होंने इंसानियत छोड़ दी थी और अब वो टावर में ही रहने लग जाते हैं। वो लोग डिमोनिक ह्यूमन कहलाते हैं, और जो डिमोनिक ह्यूमंस होते हैं वो इंसानों को और ज़्यादा ऊपर टावर में चढ़ने से रोकते हैं। और डिमोनिक ह्यूमंस वो लोग होते हैं जिन्होंने मॉन्स्टर्स और रूइन के बॉसेस के साथ अलायंस बना लिया होता है। फिर एलिस बोलती है मैंने तुम लोगों के बारे में सुना है और तुम कह रहे हो कि तुम उनमें से एक हो। फिर जिनहुक बोलता है कि मैं पहले ही 27वीं मंजिल पर जो मंदिर है उनसे संपर्क कर चुका हूँ, और आपको कैद करके रखने वाला जो बैरियर है उसको कैसे पागल बनाए और आपको यहाँ से कैसे निकाले, उन लोगों ने मुझे यही बताकर यहाँ पर भेजा है। फिर टेरिसा अपने मन में सोचने लग जाती है कि आखिर ये सिचुएशन किस तरीके से जा रही है और एकदम से जिनहुक डिमोनिक ह्यूमंस की तरह कैसे खड़ा है और क्यों खड़ा है। फिर एलिस जिनहुक से बोलती है कि अगर तुम मंदिर के बारे में जानते हो तो तुम मजाक तो नहीं कर रहे। फिर जिनहुक बोलता है कि इसका मतलब आप मुझ पर अब यकीन कर रही हैं। फिर एलिस बोलती है कि नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम डिमोनिक ह्यूमन हो या नहीं। कोई भी आकर मुझे यही कह देगा कि वो सब कुछ ठीक कर सकता है, जबकि इतने लंबे टाइम से तो कोई कुछ ठीक नहीं कर पाया, और ऊपर से तुम कुछ ज़्यादा ही प्यारी बातें कर रहे हो। इतनी बातें सुनकर एलिस अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करने लग ही जाती है और बोलती कि मुझे तुम पर यकीन नहीं है बिल्कुल भी। फिर एलिस अपनी ब्लड स्पीयर स्किल को एक्टिवेट कर देती है और बोलती है कि तुम्हारे खून की स्मेल बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन हम क्या ही कर सकते हैं, मर जाओ अब। ये बातें बोलकर एलिस अपने सभी के सभी ब्लड स्पीयर को जिनहुक की तरफ फेंक देती है, और हम लोग देखते हैं कि वे सभी के सभी ब्लड स्पीयर्स जिनहुक की तरफ बढ़ रहे होते हैं और जिनहुक वहीं पे खड़ा होता है। और तभी हम लोग देखते हैं कि टेरिसा जिनहुक के सामने आ जाती है अपनी शील्ड को लेकर और अपनी एक स्किल को एक्टिवेट कर लेती है ताकि वो जिनहुक को इस हमले से बचा सके। और तभी हम लोग देखते हैं कि टेरिसा की इस स्किल को यूज़ करने की वजह से वहाँ बहुत ही ज़्यादा बड़ी रोशनी हो जाती है और वहाँ पर एक बहुत ही गोल्डन तरीके का बैरियर भी आ जाता है, जिससे वे सभी ब्लड स्पीयर टकरा जाते हैं। और फिर जिनहुक को बोलती है टेरिसा कि मेरे पीछे ही रहना जिनहुक। फिर टेरिसा सोचने लग जाती कि मैं अपनी डिवाइन पावर से इसको जितनी ज़्यादा देर तक रोक सकती हूँ मैं रोकूंगी इसको। और तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि टेरिसा को इतना ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए देखकर एलिस हंसने लग जाती है और बोलती है कि ये कितना ज़्यादा मज़ेदार है कि तुम कितना ज़ोर लगा रहे हो, वो भी मेरी इस पावर के लिए। और तभी हम लोग देखते हैं कि दूसरे ही पल एलिस बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि मुझे डिवाइन पावर पसंद नहीं, ये बहुत ज़्यादा बेकार होती हैं। और तभी हम लोग देखते हैं कि एलिस अपनी ब्लड एक्सप्लोजन स्किल को एक्टिवेट कर लेती है और एलिस एक बहुत ही बड़े खून के गोले को तैयार कर लेती है और बोलती है कि मैं तुम लोगों को एक बार में ही ख़त्म करने वाली हूँ अब। और टेरिसा उसके इस अटैक को देखकर सोचने लग जाती है कि आखिर मैं कितनी देर और टिक पाऊंगी इसके सामने। लेकिन फिर टेरिसा बड़े ही प्यारे स्माइल के साथ सोचने लग जाती कि लेकिन मुझे कोई टेंशन नहीं है, मुझे जिनहुक पर पूरा भरोसा है जो कि मेरे पीछे है।
लेकिन फिर बड़े ही शॉकिंग तरीके से हम लोग देखते हैं कि एक डैगर टेरेसा की छाती के आर पार हो जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि जिनहुक ही है। और टेरेसा बोलती है रोते हुए कि जिनहुक, तुमने ऐसा क्यों किया। जिनहुक के इस मूव को देखकर एलिस भी थोड़ा शॉक हो जाती है और सोचने लग जाती है कि आखिर इस आदमी ने अपने साथी को क्यों मारा होगा। फिर जिनहुक बोलता है कि अगर मैं अपने आप को प्रूव कर दूं कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूं तो क्या तुम मुझ पर भरोसा करोगी। फिर एलिस बोलते कि शानदार, तुमने अपने साथी को धोखा दिया जो कि तुम्हें बचा रहा था। फिर एलिस बोलते कि मुझे थोड़ा और साबित करके दिखाओ। तभी हम लोग देखते हैं कि टेरेसा जिनहुक के पैर को पकड़ती है और बोलती है, जिनहुक, हमने साथ में डिसाइड किया था कि हम लोग अटैक फोर्स को बचाएंगे और तुमने कहा था कि तुम्हारे पास कोई प्लान भी है। क्या यही था तुम्हारा प्लान। और फिर हम लोग देखते कि जिनहुक अपने डैगर को ऊपर उठाता है और बार बार टेरेसा पर हमला कर देता है और टेरेसा को जान से मार देता है। जिनहुक के इस मूव को देखने के बाद एलिस ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाती है और बोलते कि ठीक है, मैं समझ गई तुम मेरी तरफ ही हो, तो ठीक है, मैं तुम्हें बोलने का एक मौका देती हूँ। फिर जिनहुक बोलता कि आपकी रून के ऊपर जो बैरियर लगा उसको पागल बनाने के लिए मैंने 7 स्टार स्पेल तैयार कर रखी है। और फिर जिनहुक एलिस को ब्रह्मास्त्र रिंग दिखाता है और बोलता है कि अगर मैंने आपकी सोल को इसके अंदर कैद कर लिया या फिर कहीं की सील कर लिया तो कुछ देर के लिए यहाँ का बैरियर पागल हो जाएगा और मैं आपको बाहर निकाल सकूँगा। फिर एलिस बोलती कि क्या, मेरी सोल को सील करना, ये तो मैंने पहली बार सुना है। फिर जिनहुक हम लोगों को बताता कि यही कारण था कि उसने अभी तक अपने लेवल को 1 रखा है। इतने सारी लड़ाई करने के बाद उसको जो एक्सपीरियंस मिला था वो उस सभी एक्सपीरियंस को लेने से मना करता गया सिस्टम को, ताकि वो 7 स्टार स्पेल का यूज़ कर सके, क्योंकि इस स्पेल का यूज़ करने के लिए लेवल 1 का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक प्लेयर लेवल 1 का नहीं होगा वो 7 स्टार स्पेल को यूज़ नहीं कर सकता। और फिर हम लोग देखते हैं कि जिनहुक 7 स्टार स्पेल को एक्टिवेट कर देता है और वहाँ पर एक 7 स्टार का बैरियर आ जाता है। फिर हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बड़ा बैरियर सा आ जाता है और जिसकी इन्फॉर्मेशन होती है कि ये सिर्फ 1 साल में एक ही बार यूज़ किया जा सकता है और इसके साथ आप किसी भी एक सोल को अपने साथ बाहर ले जा सकते हैं टावर ऑफ ट्रायल से। फिर जिनहुक बोलता है कि 1 मिनट के बाद में ये मैजिक सर्कल गायब हो जाएगा और जैसे ही आप हाँ करेंगी ये मैजिक सर्कल एक्टिवेट हो जाएगा, तो फिर अब आपकी मर्ज़ी है। जिनहुक की ये सारी बातें सुनकर एलिस थोड़ा सा शॉक हो जाती है। फिर हम लोग देखते कि एलिस अपने साथी बेलिस से टेलीपैथी के थ्रू बात करने लग जाती है और बोलती है कि बेलिस, और वो बोलता है कि यस एलिस निम। एलिस बोलती है कि मुझे इस पर अभी पूरा विश्वास नहीं है, तो अगर ये कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश करे तो इसको तभी के तभी मार देना और मैजिक सर्कल को डिस्ट्रॉय करके मुझे आज़ाद करा देना। फिर हम लोग देखते हैं कि एलिस उस मैजिक सर्कल में आ जाती है और पूछती है कि मैं लास्ट बार तुमसे पूछ रही हूँ, क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ। फिर जिनहुक बोलता कि ये तो मेरी खुशनसीबी होगी, आपको पछताना नहीं पड़ेगा मुझ पर भरोसा करके। तभी हम लोग देखते हैं कि जिनहुक अपनी लेवल 1 की कम्यून स्किल को एक्टिवेट कर देता है। फिर एलिस बोलती कि मैं एलिस वॉन अट्राक्सिया सोल ट्रांसफ़र की इजाज़त देती हूँ। और तभी हम लोग देखते हैं कि ब्रह्मास्त्र रिंग एक्टिवेट हो जाती है और वो एलिस की सोल को ऑब्जर्व कर लेती है और हम लोग देखते हैं कि धीरे धीरे करके एलिस की जो सोल है और उसकी बॉडी है वो ब्रह्मास्त्र रिंग के अंदर जाकर कैद हो जाती है। फिर एलिस उस अंगूठी के अंदर से बोलते हैं कि ये इतना भी कुछ ज़्यादा बुरा नहीं था, मुझे लगा था कि इसमें मुश्किल होगी लेकिन ये तो आसानी से हो गया। फिर जिनहुक उस अंगूठी को उठाते हुए बोलता है कि फाइनली अब चैन की सांस ले सकता हूँ। फिर जिनहुक बोलता है कि लगता है तुम्हें अपना नया घर पसंद आ रहा है। और फिर एलिस अंदर से बोलती है, क्या मेरा नया घर, ये तुम क्या बोल रहे हो। तभी हम लोग देखते हैं कि द यूनिक एबिलिटी ब्लेसिंग ऑफ द स्टार हैज़ बीन एक्टिवेटेड की नोटिफिकेशन आती है और हम लोग देखते हैं कि टेरेसा उस स्किल को इस्तेमाल कर कर वापस ज़िंदा हो जाती है। और फिर जिनहुक बोलता है कि वेलकम बैक टेरेसा। और फिर हमें ब्लेसिंग ऑफ स्टार स्किल की इन्फॉर्मेशन के बारे में बताया जाता है कि इससे आप खुद को कभी भी ज़िंदा कर सकते हो और इसका कूल डाउन टाइम 240 घंटे होता है, यानी कि 240 घंटे के बाद ही आप इस स्किल को दोबारा यूज़ कर सकते हो। फिर टेरेसा खड़ी हो जाती है और बोलती है जिनहुक से कि मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं लेकिन चलो मैं उन्हें किसी और टाइम के लिए बचा के रखती हूँ, मैं तुमसे बाद में पूछूंगी। और जिनहुक बोलता है कि सही बात है, बाद में पूछ लेना, क्योंकि अभी तक हम इस रून से पूरी तरीके से निकले नहीं हैं। और तभी हम लोग देखते हैं कि बेलिस बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुम लोगों ने क्या सोचा था, तुम यहाँ से निकल पाओगे, वो भी मेरे मास्टर को धोखा देने के बाद। तभी हम लोग देखते हैं कि बेलिस लेवल 13 की ब्लड वेव स्किल को एक्टिवेट कर देता है और जिनहुक पर हमला करना शुरू कर देता है। बेलिस की इस स्किल की वजह से
टेरेसा और जिनहुक को खून की वेव घेर लेती हैं, लेकिन जिनहुक अपनी लेवल 5 की एलिमेंट ऑफ फायर स्किल को एक्टिवेट करके ज़ोर से ज़मीन पर मार देता है, जिसकी वजह से वो सारा खून गायब हो जाता है या फिर कहीं कि जल जाता है। फिर वो टेरेसा से बोलता है कि तुम होस्टेज को संभालो, और टेरेसा बोलती है कि ठीक है। फिर टेरेसा अपनी साइन ऑफ द क्रॉस स्किल को एक्टिवेट करके सभी होस्टेज की रस्सियाँ काट देती है या फिर कहीं कि जिन मैजिक से उनको बांधा हुआ होता है उनको रिलीज़ कर देती है उनसे। फिर वो रेड पार्टी का जो लीडर था वो टेरेसा से बोलता है कि तुम हमारे लिए वापस आई, और टेरेसा बोलती है कि मैं खुश हूँ, मुझे आने में देरी नहीं हुई। और वो फिर से पूछता है तो वैम्पायर का क्या हुआ। फिर टेरेसा बोलती है कि वो लड़का वो उन्हें अकेले संभाल रहा है। फिर बेलिस गुस्से से बोलता है कि एक कमज़ोर इंसान आखिर मेरे मैजिक का सामना कैसे कर पा रहा है। फिर जिनहुक बोलता है कि तुम्हारा मैजिक और मेरा फायर मैजिक एक दूसरे के अपोजिट हैं, और तुम कुछ भूल भी रहे हो। जब एलिस उस अंगूठी में कैद हो गई थी तुम उसी टाइम हार चुके थे। फिर हम लोग देखते हैं कि जिनहुक अपनी ग्रेव ऑफ स्वॉर्ड स्किल को एक्टिवेट कर लेता है और बेलिस अपने डार्क फाइटिंग स्पिरिट स्किल को एक्टिवेट करता है। फिर बेलिस बड़े ही गुस्से से बोलता है कि चुप हो जाओ खून के पैकेट, अगर मेरा मैजिक तुम पर काम नहीं करेगा तो मैं तुम्हें अपनी तलवार से ही मार दूंगा। फिर रेड पार्टी का जो लीडर होता है वो टेरेसा से पूछता है कि आखिरी आदमी है कौन। फिर हम लोग देखते हैं कि जिनहुक ने वहाँ पर सभी वैम्पायर और सभी लोगों को हरा दिया होता है, और टेरेसा बोलती कि अगर उसने मास्क लगाया है तो इसका यही मतलब है कि वो अपनी आइडेंटिटी किसी को बताना नहीं चाहता। और टेरेसा बोलती है कि ये मुझे रास्ते में मिल गया था और ज़्यादा डिटेल तो मैं भी इसके बारे में नहीं जानती। फिर टेरेसा जिनहुक से बोलती है कि मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हुआ था, तुम्हें पता है जब तुमने मुझे मारा, मैं ये पहली बार हुआ था कि जब मैं मरी थी, वो भी मेरे दोस्त के हाथों से। और जिनहुक बोलता है कि हम कामयाब तो हो गए ना, और टेरेसा बोलती है कि हाँ हम कामयाब तो हो गए। और फिर टेरेसा खुशी के आंसू रोने लग जाती है और जिनहुक ये देखकर थोड़ा शौक हो जाता है। फिर टेरेसा जिनहुक से बोलती कि थैंक यू, सब लोग बच गए तुम्हारी वजह से। फिर हम लोग देखते हैं कि जो कॉपी कंडीशन थी वो पूरी हो गई थी, क्योंकि जिनहुक ने उनकी जान बचा ली थी, वो भी एक बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन से। और हम लोग देखते हैं कि जिनहुक उसकी ब्लेसिंग ऑफ द स्टार स्किल को कॉपी कर लेता है। जिनहुक टेरेसा से पूछता है कि आखिर तुम रो क्यों रही हो, और टेरेसा बोलते कि मुझे नहीं पता, बस ये खुशी के आंसू हैं। फिर टेरेसा जिनहुक से पूछती है कि क्या तुम्हें पता था मैं रिवाइव हो सकती हूँ, और जिनहुक उसके इस सवाल को पूरी तरीके से इग्नोर कर देता है। फिर जिनहुक बोलता है कि क्या अब हम ये डिवाइन आर्टिफैक्ट लेके बाहर चलें, और पीछे से आवाज़ आती है कि रुको 1 मिनट, और पीछे से आवाज़ आती है कि मैं हूँ कैप्टन अटैक फोर्स का सोंग चिन्हा, और इस रेड से जो भी सामान मिलता है उस पर बाले गिल्ड का अधिकार है। फिर जिनहुक बोलता है कि मैंने अभी अभी तुम्हारी जान बचाई है और अब तुम्हें रूइंस के रिवॉर्ड भी चाहिए। और फिर वो लीडर बोलता है कि अरे मेरा ये मतलब नहीं था। फिर वो लीडर बोलता है कि हम तुम्हें किसी और तरीके से रिवॉर्ड देंगे, जैसे कोइन या फिर इतने ज़्यादा पैसे जिससे तुम सेटिस्फाई हो जाओगे। फिर जिनहुक बोलता है कि अगर तुम्हें सच में ये सब चाहिए तो जाओ ले लो, और वो लीडर बोलता है कि क्या तुम सच कह रहे हो, और जिनहुक बोलता है कि हाँ हाँ ले लो, लेकिन इसका कुछ भी नतीजा हो पछताना मत। जिनहुक की ये वाली बात उस लीडर को समझ नहीं आती, और तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक आर्टिफैक्ट पड़ा हुआ होता है जिसका नाम होता है कि फ्रैगमेंट ऑफ मर्लिन स्टाफ। और जैसे वो लीडर उस आर्टिफैक्ट को उठाने की कोशिश करता है उसको बहुत ज़्यादा ज़ोर से करंट लगता है, और फिर वो देखता है कि उसके हाथ पर एक निशान बन गया होता है, और वो सोचता है कि आखिर ये क्या है। फिर जिनहुक उसे बताता है कि ये एक श्राप है, क्योंकि मर्लिन स्टाफ का जो वो पीस था वो शापित था। और फिर जिनहुक हम लोगों को बताता है कि उस आर्टिफैक्ट के टुकड़े को तुम लोग सेफली तभी पा सकते हो जब तुम एलिस को मार दोगे, लेकिन एलिस तो जिंदा है मेरी अंगूठी में। और तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि वो सभी लोग रूइन से बाहर आ रहे होते हैं और मीडिया उनका इंतज़ार कर रही होती है, और वो लोग कह रहे हैं कि भाले गिल्ड के लोग बाहर आ गए, भाले गिल्ड के लोग बाहर आ गए, और वो उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस कर रहे होते हैं फर्स्ट फ्लोर की रूइन को क्लियर करने के लिए। और फिर मीडिया के लोग बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछने लग जाते हैं कि आप लोगों ने ये कैसे क्लियर किया, कौन MVP था, मतलब किसने ज़्यादा साथ दिया, किसने अच्छा काम किया, इस तरीके के सवाल वो पूछने लग जाते हैं। और ये साइतामा जैसा आदमी पता नहीं क्या कर रहा है इस कहानी में। और तभी हम लोग देखते हैं कि टेरेसा बोलती है कि वो सोंग चिन्वा नहीं था जिसने इस रूइन को क्लियर किया, बल्कि ये आदमी था जिसने उस रूइन को अकेले अपने दम पर क्लियर किया था। हम सब लोग तो बस स्पेक्टेट कर रहे थे, लड़ाई तो यही कर रहा था अकेला। फिर वहाँ पर खड़ी रिपोर्टर बोलती है अपने साइड वाले रिपोर्टर से कि क्या हमें एसोसिएशन को इमीडिएटली बताना नहीं चाहिए, और साइड वाला बोलता है कि अच्छा आइडिया, बता देना चाहिए। फिर सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं कि खाना खाते खाते
जिनहुक अपनी न्यूज़ को देख रहा होता है जिसमें उसके बारे में रिपोर्टर बहुत ज़्यादा कुछ लिख रहे होते हैं कि ये आदमी ने ये कर दिया, ये आदमी ने वो कर दिया, अकेले उस रून को हरा दिया, ऐसी ऐसी बातें लिख रहे होते हैं। और टेरिसा जो कि मेरे बारे में जानती है कि वो मास्क वाला आदमी मैं हूँ, उसने प्रॉमिस किया कि वो किसी को नहीं बताएगी, तो वहाँ से प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। तो चलो फिर अब थोड़ी बात हम इसके साथ भी कर लेते हैं। फिर हम लोग देखते कि एलिस उस अंगूठी के अंदर से बोल रही होती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी उस अंधेरी और बदबूदार जेब में मुझे पूरे एक दिन के लिए रखने के लिए, क्या तुम जानते नहीं हो मैं हूँ कौन। और तभी हम लोग देखते हैं कि जिनहुक एक बड़ी ईविल स्माइल देने लग जाता है और इसकी इस ईविल स्माइल को देखकर एलिस बोलती है कि तुम आखिर करना क्या चाहते हो। और तभी हम लोग देखते हैं कि जिनहुक उस अंगूठी को चारों तरफ गोल गोल बड़ी ज़ोर से घुमाने लग जाता है और एलिस बोलते कि रुक जाओ मुझे चक्कर आ रहे हैं, रुक जाओ। फिर जिनहुक बोलता है कि हाँ अब बताओ, अब तुम्हें अच्छा लग रहा है। और फिर हमें अंगूठी के अंदर का सीन दिखाया जाता है और एलिस बोलते कि अगर मेरी जगह पे तुम होते तो क्या तुम सही होते। और वो बोलते हैं कि वैम्पायर कभी अपना बदला नहीं भूलते, ये बात याद रखो। और फिर जिनहुक बोलता है क्या सच में। और जिनहुक का ये जवाब सुनकर एलिस डर जाती है और पूछती तुम ये दोबारा तो नहीं करने वाले ना, मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ अपनी भावनाओं पर काबू रखो, रुको। फिर जिनहुक उस अंगूठी को बार बार गोल गोल घुमाते हुए बोलता है कि तुम जिसे अपनी जगह अभी तक पता नहीं है उसे सज़ा तो मिलनी चाहिए। और एलिस बोलती है कि रुक जाओ मैं उल्टी कर दूंगी, रुक जाओ। लेकिन जिनहुक उसे बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से घुमाने लग जाता है और हम लोग देखते हैं अंगूठी के अंदर का सीन। एलिस की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। 3 घंटे तक लगातार घुमाने के बाद वो बोलती है कि रुक जाओ, अब तो रुक जाओ, मैं मर जाऊंगी। और तभी जिनहुक बोलता है कि रोना बंद करो और बाहर आओ। और वो ब्रह्मा की अंगूठी में थोड़ा सी मैजिक पावर डाल देता है और फिर हम लोग देखते कि एलिस उस अंगूठी से बाहर आ जाती है। और बाहर आते ही एलिस बड़ी ही ईविल स्माइल के साथ बोलती है कि अब टाइम आ गया है मेरा बदला लेने का। तुमने जो मुझे तड़पाया है मैं उसका 1000 गुना तुम्हें तड़पाऊंगी वापस से। और जैसे ही कैमरा थोड़ा सा दूर की तरफ जाता है तो हमें पता लगता है कि उसने उसका सिर्फ छोटा सा एक हिस्सा निकाला होता है और वो अपने इस रूप को देखकर बोलती है कि क्या ये क्या है। और जिनहुक उसे बताता है कि मैंने सिर्फ तुम्हारा कुछ हिस्सा ही उस अंगूठी से बाहर निकाला है। फिर वो बोलती क्या एक छोटा सा हिस्सा। और जिनहुक उसे बताता है कि हाँ तुम खुद को मिनी वर्जन ऑफ एलिस बोल सकती हो, तुम अपनी पूरी पावर का 1% भी यूज़ नहीं कर सकती। इतने सारे रिस्ट्रिक्शन होने के बाद भी तुम किसी भी वैम्पायर से ज़्यादा ताकतवर हो। एलिस उसकी ये सारी बातें सुनकर वहीं पर बैठ जाती है और रोने लग जाती है। फिर जिनहुक एलिस से बोलता है कि रोना बंद करो, जो मैंने तुम्हें रून्स में बोला था वो सिर्फ वर्ड्स नहीं थे। फिर एलिस रोते रोते बोलती है कि चुप करो, मुझे इस तरीके से आज़ादी नहीं चाहिए थी। फिर जिनहुक बोलता है कि मुझे पता है इसे आज़ादी बोलेगा भी कौन, लेकिन तुम्हें जिस तरीके की आज़ादी चाहिए है मैं उसे पाने में तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। जिनहुक की ये बात सुनकर एलिस बोलती है कि क्या तुम्हारा मतलब क्या है। फिर जिनहुक एलिस से बोलता है कि एलिस अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मैं उन सभी को ख़त्म कर दूँगा जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया है और तुम्हारी मदद करूँगा अट्राक्सिया फैमिली के हेड की पोजीशन को वापस पाने के लिए। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं कि जिनहुक एक बिल्डिंग के सामने आकर खड़ा हो जाता है और फिर जिनहुक अपना वही डिमोनिक ह्यूमन वाले मास्क को पहन लेता है और जिनहुक हमें बताता है कि ये वही गिल्ड की बिल्डिंग है जिसने पारखाजिन को वहाँ पर भेजा था और मुझे मारने की कोशिश की थी। और फिर हम लोग देखते हैं कि जिनहुक उस बिल्डिंग के दरवाजे को तोड़ता हुआ अंदर की तरफ चला जाता है और जिनहुक बोलता है कि मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई मुझे मारने की कोशिश करे। और जैसे ही जिनहुक उस दरवाजे को अंदर तोड़ के जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हुए होते हैं और जिनहुक उन लोगों को देखते ही अपनी फायर एलिमेंट पावर का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है और वो एक एक करके सभी लोगों को वहाँ पे मारने लग जाता है। और तभी सीन शिफ्ट होता है उसी बिल्डिंग में दूसरी तरफ, जहाँ पर उस बिल्डिंग का बॉस पारखाजिन को सज़ा दे रहा होता है क्योंकि वो जिनहुक को मारने में कामयाब नहीं हो पाया था। और उसका बॉस उससे बोलता है कि मैंने तुमसे बोला था कि उन लोगों को मार कर ही वापस आना और तुम खाली हाथ आ गए वापस यहाँ पर। तुमने किया क्या? रूइन के जो गार्डियन था उसको जगा दिया। तुम्हें पता है तुमने हमारे गिल्ड की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है, निकम्मे कहीं के। और इतना बोलकर वो पारखाजिन को लात मारता है और वो दूर जाके गिरता है। लेकिन तभी हम लोग देखते कि जो उनके जो बॉडीगार्ड अंदर की तरफ खड़े हुए होते हैं उन्हें कुछ सुनाई देता है और वो जैसे ही पीछे की तरफ देखने वाले होते हैं एकदम से पीछे का दरवाज़ा ब्लास्ट हो जाता है, वो भी आग के साथ। और तभी हम लोग देखते हैं कि जिनहुक अंदर की तरफ आ जाता है। फिर जिनहुक पूछता है कि क्या तुम हो इस गिल्ड के लीडर? फिर उस गिल्ड का लीडर बोलता है कि ये क्या मजाक है,
कोई रोको इसे। फिर पार्क हाजिन सोचता है कि यही मौका है मेरे पास वापस से अपनी इमेज गेन करने का, और यही बात सोचकर वो जिन्हुक पर हमला कर देता है। लेकिन पार्क हाजिन के पास आते ही जिन्हुक अपना मास्क हटा देता है और बोलता है कि क्या हाल है, और जिन्हुक को देखकर पार्क हाजिन डर जाता है। फिर जिन्हुक बहुत ही ज़्यादा ज़ोरदार लात मारता है पार्क हाजिन को, और पार्क हाजिन बेहोश हो जाता है। फिर वो लीडर बोलता है कि तुम तो वही कमीने हो जिसने एसोसिएशन में हमारी बेइज्जती की थी। तुम्हें क्या लगता है ये सब करने के बाद तुम लोग बच जाओगे? इस टाइम पे तुम्हें इस बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि किसी और चीज़ के बारे में चिंता करनी चाहिए। और तभी हम लोग देखते हैं कि उस गिल्ड का लीडर तलवार उठाता है और अपनी स्किल को एक्टिवेट करके जिन्हुक पर हमला करना शुरू कर देता है। और वो लीडर हमला करते हुए बोलता है कि तुम मुझ पर ध्यान भी नहीं दे रहे हो, मेरा ये अटैक स्पीड ऑफ साउंड से भी ज़्यादा तेज़ है, तो इसका मतलब है कि तुम मरने वाले हो। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि जिन्हुक एक गो पीस को टॉस कर देता है, जिसकी वजह से उस लीडर की स्वॉर्ड थी वो टूट जाती है। और वो लीडर ये सब देखकर शॉक हो जाता है कि एक गो पीस से कोई कैसे मेरी तलवार को तोड़ सकता है। फिर जिन्हुक बोलता है कि तुम्हारी टेबल पर बहुत सारी सही चीज़ें हैं फेंकने के लिए। फिर जिन्हुक बोलता है तो फिर अब क्या हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएं? फिर वो लीडर बोलता है कि कैंग जिन्हुक, क्या तुम इसलिए यहाँ पर आए हो ताकि तुम बदला ले इसको, क्योंकि मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की है? बस इतनी सी बात के लिए तुमने मेरी पूरी बिल्डिंग को तबाह कर दिया। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि जिन्हुक ने एक और गो पीस को टॉस कर दिया होता है, जो कि टॉस होकर सीधा उस लीडर के हेड पर लगता है जाके। फिर जिन्हुक एक और गो पीस को टॉस करने के लिए हाथ में रखता है और बोलता है कि तुम्हारी बातों में मज़ा नहीं आ रहा, क्यों, है ना? तो फिर इसीलिए अब, और वो दूसरा अटैक करने जा ही रहा होता है, लेकिन लीडर उसको बोलता है कि रुक जाओ, तुम पहले ही बहुत कुछ कर चुके हो, तो अभी रुक जाओ। फिर जिन्हुक बोलता है कि तुम कहना क्या चाहते हो, कि मैं चुपचाप ये सब सहता रहूं? फिर वो लीडर बोलता है कि बस ठंडे दिमाग से सोचो, हमारे पास 50 रैंकर्स हैं जो अभी यहाँ पर नहीं हैं, क्योंकि अभी वो टावर क्लियर करने के लिए गए हुए हैं। फिर जिन्हुक बोलता है तो फिर वो लीडर बोलता है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर तुमने मुझे अभी मार दिया तो वो तुम्हारा दुनिया के अंत तक पीछा करेंगे और तुम्हें मार देंगे। तुम समझ भी रहे हो इसका मतलब क्या है? खून के बदले खून और बदले के बदले बदला। जब तक कोई एक साइड दूसरी साइड को माफ़ नहीं करेगी, तब तक ये मौत का खेल चलता रहेगा। फिर जिन्हुक बोलता है कि ये कितनी मज़ेदार बात है कि ये सब कुछ तुम्हारे मुंह से निकल रहा है, लेकिन तुम्हारी बातों का सेंस तो है। मैं भी नहीं चाहता कि कोई मेरे खून का प्यासा हो या फिर मुझसे बदला लेना चाहे। तो फिर चलो सभी चीज़ों को बड़े ही तरीके से निपटा देते हैं। और वो लीडर बोलता है कि क्या तुम्हारा मतलब क्या है? मैं वो लास्ट होऊंगा जो बदला ले रहा है, और तुम लोग मुझे माफ़ कर देना, ठीक है? फिर वो लीडर डर के मारे बोलता है क्या इस बात का कोई मतलब नहीं है? और फिर जिन्हुक बोलता है ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारे ही तो रूल फॉलो कर रहा हूँ जो तुमने मुझे अभी बताए थे, कि जब तक एक साइड माफ़ नहीं करेगी ये सब कुछ चलता रहेगा, तो तुम मुझे माफ़ कर देना ना। फिर वो लीडर बोलता है कि क्या, ये क्या बक रहे हो? और तभी हम लोग देखते हैं कि जिन्हुक बड़ा ही पावरफुल अटैक करता है, जिसकी वजह से वो लीडर खिड़की से बाहर जाके गिर जाता है। फिर जिन्हुक बोलता है कि तुम जो मरने का नाटक कर रहे हो, तुम खड़े हो जाओ। फिर वो आदमी खड़ा हो जाता है और बोलता है कि यस सर, अगर तुमने साबित कर दिया कि तुम मेरे लिए काम के हो तो मैं तुम्हें जीने दूंगा, तो अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देना शुरू करो। फिर वो लड़का बोलता है कि मेरा नाम ही वुंग है, मैं 26 साल का हूँ और मैं जनरल बिजनेस का मैनेजर हूँ क्रो गिल्ड का। मैंने कंप्यूटर साइंस पूरी तरीके से कर रखी है, आप मुझसे कुछ भी करवा सकते हैं। फिर जिन्हुक बोलता है कि वाह, मैं इम्प्रेस हुआ, तो तुम देख सकते हो यहाँ पर सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। और लड़का बोलता है कि हाँ, और ऐसे ही एक टॉप गिल्ड को तबाह कर देना मतलब सही नहीं लगता है ना। और वो लड़का बोलता है यस, तो फिर मैं एक काम करता हूँ, ये जो गिल्ड है ये मैं तुम्हें चलाने के लिए दे देता हूँ। जिन्हुक की ये बात सुनकर वो लड़का शौक हो जाता है। फिर जिन्हुक उसको बोलता है कि ज़्यादा चौंको मत, तुम सिर्फ नाम के लीडर होगे, वैसे लीडर मैं ही रहूँगा इस गिल्ड का। फिर वो लड़का बोलता है कि मानता हूँ कि मैं गिल्ड मास्टर की कुर्सी पर बैठ जाऊँगा, लेकिन कोई मुझे फॉलो नहीं करेगा। फिर जिन्हुक बोलता है कि हाँ, ये बात भी सही है, गिल्ड का कोई भी मेंबर मुझे लीडर के तौर पर नहीं अपनाएगा, और वो लोग सोचेंगे कि एकदम से नॉन कॉम्बैटिव प्लेयर को कैसे गिल्ड मास्टर की सीट मिल गई। तुम्हारे खिलाफ बोलने वाले लोगों की चिंता करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। तो फिर वो लड़का बोलता है कि क्या आप उन लोगों का ध्यान रखेंगे? फिर जिन्हुक अपने गले में टंगी अंगूठी पर हाथ लगाते हुए बोलता है कि नहीं, आखिर मैं ऐसा क्यों करूँगा?
मैं तुम्हारा साथ देने के लिए यहाँ पर किसी को छोड़ कर जाऊँगा तुम्हारे पास। तभी हम लोग देखते हैं कि क्रो गिल्ड के बाकी जो रैंकर प्लेयर थे, ए रैंक प्लेयर, वो वापस आ जाते हैं गिल्ड की तरफ। और वो लोग देखते हैं कि गिल्ड के बाहर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी होती है और वो बोलते हैं कि इतने सारे लोग आखिर यहाँ पर कर क्या रहे हैं। तभी वो ए रैंक प्लेयर बोलता है लोगों से कि हट जाओ, तुम किसी और की बिल्डिंग के सामने आखिर कर क्या रहे हो। और तभी वो जो देखता है वो देखकर शॉक हो जाता है कि उनका जो गिल्ड मास्टर था वो गाड़ी पर मरा हुआ पड़ा था। और वो लोग सोचते हैं कि क्या गिल्ड मास्टर मर चुके हैं। और वो बोलते हैं कि किसने हमारे पास इमरजेंसी गैदरिंग का मैसेज भेजा था, बताओ हमें। और जैसे ही वो लोग ऑफिस का दरवाज़ा खोलकर अंदर की तरफ जाते हैं वो लोग देखकर शॉक हो जाते हैं क्योंकि किम ह्यूवोंग कुर्सी पर बैठा हुआ होता है बॉस वाली पर। और तभी हम लोग देखते हैं कि वो ए रैंक प्लेयर देखते ही हमला कर देता है और बोलता है कि तुम वहाँ पर क्यों बैठे हो। और हम लोग देखते हैं कि ह्यूवोंग उसके इस अटैक को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है और खड़ा हो जाता है वहाँ से। और तभी वो ए रैंक प्लेयर उसकी टाई पकड़ते हुए बोलता है कि मुझे सब कुछ बताओ, एक भी चीज़ मिस किए बिना। और वो बोलता है कि हमारे नए बॉस आ चुके हैं। और उसकी ये बात सुनकर बोलता है क्या नए बॉस आ चुके हैं। और एलिस बोलती कि ये कितना बकवास काम है यार। फिर वो ए रैंक हंटर उससे बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगा, ये छोटी सी बच्ची है इस सब की वजह। फिर एलिस उसकी ये बात सुनकर गुस्सा हो जाती है और बोलती है क्या तुमने अभी अभी मुझे एक बच्ची कहा। और तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा डर जाता है वो ए रैंक हंटर। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उस बिल्डिंग के उस फ्लोर पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और बिल्डिंग के बाहर खड़े लोग बोलते हैं कि कुछ तो फटा। और वो बोलते हैं कि ये तो वही जगह है जहाँ से वो आदमी गिरा था। और फिर जिनहुक अपने सर को पकड़ते हुए बोलता है कि एलिस, मैंने तुम्हें गिल्ड का ध्यान रखने के लिए कहा था और तुमने ये क्या कर दिया यार। और तभी हम लोग देखते हैं कि जिनहुक के फ़ोन में अवेकेंड एसोसिएशन से मैसेज आता है कि आपकी रिपोर्ट आज रिलीज़ कर दी जाएगी। और अब लगभग 2 महीने हो चुके हैं टावर ऑफ ट्रायल को अपीयर हुए रियल लाइफ में और दुनिया बहुत जल्दी बदल रही है। सिर्फ 2 लोगों को ही पता है कि मैं उन लोगों के साथ पोर्टर बनकर गया था और मैं ही मास्क मैन हूँ। एक तो वो पोर्टर था मेरे साथ में जिसने मना कर दिया बताने को कि वो किसी को कुछ नहीं बताएगा, उसने प्रॉमिस किया है। और दूसरा अपनी टेरेसा है जिसने भी प्रॉमिस कर रखा कि वो नहीं बताएगी कि वही मास्क मैन है। और अब से मेरी 2 पहचान होंगी, एक जो मास्क पहनता है और दूसरा जो मास्क नहीं पहनता है। इस तरीके से मैं और भी आसानी से काम कर पाऊँगा। और तभी फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है अवेकेंड एसोसिएशन की बिल्डिंग को। और वो बोलता है कि जब मेरी बहुत सारी शर्तें पूरी हो चुकी हैं तो अब समय आ चुका है कि मैं सभी चीज़ों को अपने हिसाब से चलाऊं।